नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। लाख टके की एक बात आपने बुजुर्गों से अवश्य सुनी होगी कि किसी के सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लेना बेहतर होता है। पता नहीं आपकी किस बात से सामने वाला आपको क्या समझने लगे। बुजुर्गों की ऐसी शिक्षा देने वाली बातों के पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य छुपी होती है। इस कहावत के पीछे भी एक कहानी है राजा और उसके सहायक की। सुनिए। एक समय की बात है, राजा मानते के राज्य में सोमनाथ और मंगलनाथ दो भाई रहते थे। दोनों बुद्धिमान और ज्ञानी। सोम गंभीर प्रवृत्ति का और मंगल हंसमुख स्वभाव का था। वो लोगों की जन्मपत्री, हस्तरेखा और मस्तक रेखा देखकर भविष्यवाणी करता था और सोम दबे हुए राज खोल देता था, भूतवाणी करता था। आप कहेंगे ये भूतवाणी क्या होती है? जैसे भविष्य में घटने वाली किसी घटना के बारे में पहले से बता देना भविष्यवाणी कहलाती है, वैसे ही किसी के व्यवहार को देख परख कर उसके वंश की जानकारी बता देना भूतवाणी कहलाती है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के गुप्तचर विभाग में ऐसे लोगों की तैनाती हुआ करती थी। किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें इनके पीछे लगाया जाता था। सोम और मंगल दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था। वो एक साथ घूमने निकल जाते थे। एक दिन घूमते घूमते वो घोड़ों की मंडी में चले गए। मंगल लोगों की मस्तक रेखा पढ़कर उनके भविष्य की जानकारी हासिल कर रहा था। सोम लोगों के व्यवहार और चाल ढाल को परख कर उनके वंश की जानकारी हासिल कर रहा था। अचानक सोम का ध्यान एक घोड़े की हरकत पर चला गया। उसके व्यवहार को परख कर उसके मुंह से अचानक निकल गया, गधा कहीं का। अरे भाई साहब, गधा किसे बुला रहे हो? इस घोड़े को मंगल। ये है तो घोड़ा, पर इसका व्यवहार गधों जैसा है। अरे भाई साहब, क्या अब आप जानवरों का भी भूत बताने वाले हो? अरे नहीं, वो तो मेरा ध्यान इस घोड़े पर चला गया था। शायद इस घोड़े का पालन पोषण गधों के साथ हुआ है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह गधों जैसा व्यवहार कर रहा है। अरे भाई साहब, आज तो आपने कमाल कर दिया। आपकी इस बात से मेरी एक बहुत बड़ी उलझन सुलझ गई है। उलझन सुलझ गई है? ये गधों के व्यवहार से? जी भाई साहब, भविष्य में होने वाली एक घटना मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था। आपके इस घोड़े को उसकी परवरिश के कारण गधा बताने की बात ने मेरी वो उलझन दूर कर दी है। इसलिए अब मैं निश्चिंत होकर आपसे संबंधित एक भविष्यवाणी कर सकता हूं। अच्छा, क्या? यही कि इस घोड़े गधे की वजह से आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। वो कैसे? समय आने दो भाई साहब। ऐसा ही हुआ। उस राज्य का राजा मानते वेश बदलकर उस मंडी में एक घोड़ा खरीदने आ गया। खूबसूरत और अच्छी कदकाठी वाले उस घोड़े पर उसकी नज़र पड़ गई, जिससे सोम ने गधा बता दिया था। राजा मानते के व्यवहार से सोम ने अंदाजा लगा लिया कि ये इस राज्य के राजा हैं। राजा मानते उस घोड़े को परखने लगे और उन्हें वो घोड़ा पसंद आ गया। उन्होंने घोड़े वाले से उस घोड़े की कीमत पूछ ली तो सोम ने बड़े अदब से कहा, महाराज रुकिए, आप ये घोड़ा मत खरीदिए, कोई दूसरा घोड़ा खरीद लीजिए। क्यों बरखुरदार, यह घोड़ा क्यों नहीं? महाराज, भगवान ना करे अगर इस घोड़े ने आपको युद्ध के मैदान में धोखा दे दिया तो इस राज्य के लिए अनर्थ हो जाएगा। युद्ध के मैदान में? क्या तुम हमें जानते हो? नहीं महाराज, परंतु आपके व्यवहार से ज्ञात होता है कि आप अवश्य यहाँ के राजा हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जानते बूझते आपके साथ अनुचित ना होने दूं। बहुत खूब बरखुरदार,
हम तुमसे मिलकर प्रसन्न हुए, परंतु इस घोड़े के बारे में तुम ऐसा क्या जानते हो? महाराज, ज़्यादा कुछ नहीं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि इस घोड़े में घोड़े के कम और गधों के गुण ज़्यादा हैं। अगर आप दृढ़ता से इस घोड़े वाले से पूछेंगे तो ये आपको इसकी सच्चाई अवश्य बता देगा। मैं इस राज्य का राजा मानते हूँ। इस घोड़े के बारे में जो ये सज्जन कह रहे हैं, क्या वो सच है? मुझसे झूठ बोलोगे तो दंड के भागी बनोगे। महाराज, ये सज्जन सत्य कह रहे हैं। दरअसल जब इस घोड़े का जन्म हुआ तो इसकी मां चल बसी थी। उस समय मेरे पास गधे और गधियां ही शेष बची थी, तो इस घोड़े को मैंने गधी का दूध पिलाकर बड़ा किया है, परंतु इसके चारे में मैंने कोई कमी नहीं रखी। आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे अनाज भी खिलाया है, परंतु गधों के साथ रहते हुए ये कदी कदार गधों जैसा व्यवहार कर देता है। राजा मानते ने उस घोड़े की सच्चाई जानने के बाद सोम से उसका नाम पूछा और उससे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा पसंद करने के लिए कहा। सोम उस मंडी में एक अच्छी नस्ल का घोड़ा ढूंढने लगा। इस बीच राजा मानते ने सोचा कि राजकाज के कामों में सोम का योगदान राज्य को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। इसलिए उसने सोम को अपने गुप्तचर विभाग में ऊंचे पद पर नौकरी देने का फैसला कर लिया। सोम ने घोड़ों के व्यवहार को देख परख कर एक अच्छी नस्ल के घोड़े की पहचान कर ली और राजा मानते ने वो घोड़ा खरीद लिया। राजा मानते सोम से बेहद खुश थे, तो उन्होंने उसे अपने गुप्तचर विभाग में प्रमुख की नौकरी दे दी और इनाम में भेड़ बकरियां। कुछ समय बीता तो सोम का भाई मंगल भी महल में शाही ज्योतिषी लग गया। राज्य के कई संदिग्ध कार्यों के लिए सोम की तैनाती की जाती थी। उसकी सलाह और निर्णय हमेशा कारगर साबित होते थे। राज्य की खुशहाली से राजा मानते ने प्रसन्नता से सोम का घर इनामों से भर दिया। एक बार राजा मानते और सोम एकांत में बैठे हुए थे। वहाँ कोई नहीं था। राजा मानते ने सोम से कहा, सोम, तुम लोगों के व्यवहार और उसके लक्षणों से उसके कुल या वंश का पता लगाते हो ना? जी महाराज, आपने सही जाना। तुम यहाँ कई वर्षों से नौकरी कर रहे हो, तुमने महारानी का व्यवहार तो देखा ही है ना? मुझे महारानी का वंश बताओ। महाराज, आप मुझसे ऐसा अनर्थ मत करवाइए। घबराओ नहीं सोमनाथ, ये जग जाहिर नहीं करनी। मैं केवल महारानी के बारे में जानना चाहता हूं। ये मंत्रणा हम दोनों के बीच गुप्त रहेगी। महाराज, क्षमा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मैं तुम्हें झूठ बोलने को नहीं कह रहा, तुम्हें सच ही कहना है। महाराज, मैं बता देता हूं, मगर परंतु क्या? बताओ। महाराज, आप वादा कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे राज परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में ऐसी जानकारी नहीं पूछेंगे। हाँ, ठीक है। आज के बाद किसी और के बारे में मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अब जल्दी से महारानी की असलियत के बारे में बताओ। महाराज, महारानी एक दासी की पुत्री हैं। दासी की पुत्री? जी महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ हुआ तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। महाराज, मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझसे ऐसा अनर्थ मत करवाइए। ठीक है, अब तुम जाओ। सोम अपने घर चला गया। उसी रात मानते महारानी के महल में पहुंच गया। उसने महारानी से कहा, महारानी, आपकी माताजी से मुलाकात हुई काफी समय हो गया है।
क्या आपको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? महाराज क्यों नहीं, माता महारानी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है। तो क्यों ना आप उन्हें शीघ्र आने के लिए आमंत्रित करें। अवश्य महाराज। मानते महारानी की ओर देखने लगे। महारानी समझ गई कि मानते को जल्द ही माताजी से मिलना है, इसलिए उसने तुरंत अपनी विशेष दासी को बुलाया और अपने पीहर से अपनी माताजी को बुला लाने का संदेश दे दिया। वो दासी महारानी का संदेश लेकर तुरंत महारानी के पीहर कूच कर गई। तो राजा मानते भी अपने महल की ओर चल दिए, अपनी सास के आने का इंतजार करने लगे। महारानी की विशेष दासी उनकी सासू माँ को अगले ही दिन महल ले आई। आओ भगत के बाद जब महारानी की माताजी मेहमान कक्ष में आराम करने चली गई तो मानते अकेले अपनी सास से मिलने उनके कक्ष में पहुंच गए। औपचारिकता के बाद राजा मानते ने अपनी सासू माँ से पूछा, माताजी, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका सच्चा सुच्चा उत्तर इस संसार में आपके अलावा कोई और नहीं दे सकता। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सच कहेंगी। याद रहे, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। जी जमाई राजा, आप मेरे पुत्र समान हैं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। माताजी, महारानी चंदा के पिता कौन हैं? जमाई राजा, मेरे पति महाराज उदय सिंह। अब सच बताइएगा कि उनको जन्म देने वाली माता कौन है? जमाई राजा, हमारे महल में एक सुंदर दासी रहती थी। महाराज उदय सिंह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वो उस दासी के साथ रास रचाने लगे थे। इस बीच मैंने एक पुत्री को जन्म दिया। जब तक मुझे उस दासी के बारे में पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दासी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। कुछ ही दिनों बाद मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई तो महाराज ने उस दासी की पुत्री को मेरी गोद में देकर कह दिया कि आज से आप इसका पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह ही करेंगी। मेरी पुत्री का संस्कार गुप्त रूप से कर दिया गया था। उसकी मृत्यु आज तक एक राज थी। आप विश्वास कीजिए, उस दासी पुत्री को मैंने अपनी पुत्री की तरह ही पाला है। वही आपकी महारानी चंदा है। कोई बात नहीं माताजी, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। मेरे सामने ये राज उजागर हो गया था। मैं केवल आपसे सच्चाई जानना चाहता था। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मानो हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। इतना कहकर बांते अपने महल की ओर चला गया। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। एक बार क्या हुआ कि राजा मानते के दिमाग में ये बात घुस गई कि सोम से अपने वंश की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। परंतु सोम ने ऐसी जानकारी नहीं मांगने का राजा से वादा ले रखा था। पर दिन प्रतिदिन मानते को अपने वंश की जानकारी जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक दिन एक बार फिर राजा मानते और सोम अकेले बैठे हुए थे। राजा मानते से रहा नहीं गया और उसने सोम से कहा, सोमनाथ, काफी दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। इस कारण मैं सो भी नहीं पा रहा हूं। तुम मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हो? आप आज्ञा करें महाराज। सोम, तुम मेरे वंश के बारे में बताओ। महाराज, आपने वादा किया था कि आप राज परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में मुझसे ऐसी जानकारी नहीं मांगेंगे। सोम, इन दिनों अपने वंश की सच्चाई जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? यही कि मैं खानदानी राजा हूं। महाराज,
क्या आपको कोई शक है? नहीं नहीं सोमनाथ, ऐसा नहीं है। मुझे खुद पर विश्वास है, पर तुम्हारी विद्या पर मुझे उससे ज़्यादा विश्वास है। इसलिए सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। महाराज, आप हमारे महाराज हैं, इसलिए मैं आपके बारे में रत्ती भर भी गलत नहीं सोच सकता। आपको 100% सच्चाई जाननी है तो मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। मुझे आपके व्यवहार और लक्षणों पर नए सिरे से विचार करना होगा। सोम, तुमने कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया। ठीक है, 2 दिन बाद मेरे महल में मिलो। सोम ठीक है महाराज कहकर अपने घर चला गया। सोम जानता था कि महाराज को सच्चाई हजम नहीं होगी, इसलिए महाराज को बहलाकर वो वहाँ से खिसक आया था। वादे के अनुसार 2 दिन बाद सच्चाई महाराज तक पहुँचानी थी, इसलिए सोम ने महाराज के नाम एक गोपनीय चिट्ठी लिखी और अपने भाई मंगल को अपने पास बुलाकर कहा, मंगल, आज से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर वानप्रस्थ जा रहा हूँ। 2 दिन बाद ये चिट्ठी महाराज को उनके निजी कक्ष में सौंप देना और कहना कि सोम भाई का वानप्रस्थ जाने का समय हो गया था, इसलिए वो वानप्रस्थ चले गए हैं। भाई साहब, क्या हो गया? वानप्रस्थ क्यों? अभी आवश्यक है मंगल, तुम मुझे नहीं रोकोगे? जी भाई साहब। सोम वानप्रस्थ चला गया और 2 दिन बाद मंगल चिट्ठी लेकर महाराज के निजी कक्ष में पहुंचा। महाराज, मेरे बड़े भाई सोम वानप्रस्थ को चले गए हैं और आपके नाम ये चिट्ठी छोड़ गए हैं। सोम मुझे बताए बिना वानप्रस्थ कैसे चला गया? महाराज, मेरे पूछने पर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कह गए हैं कि आपके हर सवाल का जवाब उन्होंने इस चिट्ठी में लिख दिया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मंगल ठीक है महाराज कहकर अपने घर चला गया। राजा मानते एकांत में बैठकर चिट्ठी पढ़ने लगे। सोम ने लिखा था, महाराज की जय हो। महाराज, आपने अपने बारे में सच जानना चाहा है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपके सामने बैठकर मैं आपको आपकी सच्चाई नहीं बता सकता था। जिस दिन आपने मुझसे महारानी के बारे में जानना चाहा था, उसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि किसी न किसी दिन आप मुझसे अपने बारे में ऐसी जानकारी अवश्य मांगेंगे। ऐसी स्थिति होने पर मैंने कल्पना की थी कि जब मैं आपको आपकी सच्चाई बताऊंगा तो आपको ये एहसास होगा कि मेरे अलावा आपकी सच्चाई कोई नहीं जानता। मुझे डर था कि सच्चाई जानने के बाद आप में कोई हीन भावना उत्पन्न ना हो जाए और आपको मुझसे नज़रें चुरानी पड़े। इस डर के कारण आपसे दूर होकर मैंने वानप्रस्थ जाने का निश्चित कर लिया था। आपको बताए बिना वानप्रस्थ जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज, हर एक इंसान में कुछ गुण, अवगुण, आचार, व्यवहार वंशानुगत होते हैं और कुछ व्यवहार परवरिश से भी आते हैं। वंशानुगत व्यवहार हमारे जीवन में सहजता के साथ समाये होते हैं। आमतौर पर इन व्यवहारों की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। आपको याद होगा, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब आपने अपना वेश बदला हुआ था। राजमहल में परवरिश होने के कारण आप में एक राजा के गुण थे, जिस कारण मैंने आपको पहचान लिया था कि आप कोई राजा हैं। आप उस वेश में कितने आनंदित थे, क्योंकि उस समय आप अपने आप को राजा दिखाना नहीं चाहते थे। आपका वेश एक चरवाहे का था। ये सच मैं उसी दिन से जानता था
कि आप एक चरवाहे की संतान हैं। आप जब भी किसी से बेहद प्रसन्न होते हैं तो आप उसे भेड़ बकरियां इनाम में देते हैं। बेशक भेड़ बकरियों के पालन से उन्हें इनका दूध, ऊन, खाद और चर्म मिलता है। विवाह शादियों में इन्हीं के बांस से दावतें। राजा महाराजा जब बेहद प्रसन्न होते हैं तो अपने गले के बेशकीमती मालाएं, हार और स्वर्ण आभूषण इनाम में देते हैं। इनाम में अपने महाराज के अंग की बेशकीमती भेंट पाकर सामने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके मुख पर प्रसन्नता झलकती है। जीवन भर वो उस भेंट को संजो कर रखते हैं। पर महाराज, इनाम में भेड़ बकरियां? विचार कीजिएगा। प्रणाम। आपका दास सोमनाथ। चिट्ठी पढ़कर मानते सन्न रह गया। छानबीन के बाद सोम की यह बात भी 100% सच साबित हुई। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लेना बेहतर होता है। पता नहीं आपकी किस बात से कोई आपको क्या समझने लगे। हाँ, मानते ने इनाम में भेड़ बकरियां देना बंद कर दिया था और खुश होने पर अपने अंग के बहुमूल्य आभूषण उतार कर इनाम में देने लगा था। ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। फिर कोई शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके सामने अवश्य आऊँगा। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।